नमस्कार। आज हम जो आहड़ सभ्यता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ चर्चा हमने पहले कर ली थी। देखो, इस सभ्यता यानी आहड़ सभ्यता का जो विकास है ये बनास नदी, कौन सी नदी? बनास नदी घाटी क्षेत्र में होने के कारण इसे बनास सभ्यता भी कहा जाता है, ये याद रखना। यानी जो बनास नदी घाटी क्षेत्र में यानी बनास अपवाद जो तंत्र है वहां पर इस नदी का विकास होने के कारण इसे बनास सभ्यता संस्कृति भी कहा जाता है। कैसे कहा जाता है देखो समझो। जैसे मान लो ये जो आयड़ नदी है, कौन सी नदी? आयड़ नदी। और आयड़ नदी अपना जल है ये उदय सागर झील में डालती है। किस झील में? उदय सागर झील। यदि इस झील में पानी ज्यादा हो जाता है तो ये बेड़च नदी के माध्यम से, किस नदी के माध्यम से? बेड़च नदी के माध्यम से ये बनास नदी में जाता है। किस नदी में जाता है? बनास नदी में। अब देखो, बनास नदी अपवा तंत्र या बनास नदी बेसिन होने के कारण यदि वहां पर आयड़ या बेड़च ऑप्शन में नहीं रहता है तो इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। देखो, संस्कृति का मतलब है यानी प्राचीन जानकारी, और इस संस्कृति को ही सभ्यता कहा जाता है। इस संस्कृति को क्या कहा जाता है? सभ्यता। तो ये आयड़ नदी तट पर या बेड़च नए ऑप्शन में रहे तो याद रखना ये किस संस्कृति से मानी जाती है? बनास संस्कृति। ये याद रखना, किस नदी संस्कृति? बनास। समझ में आ गया होगा। और बाकी ये जो तंत्र का जो टॉपिक चलेगा राजस्थान का भूगोल, उसमें आपको अच्छी तरह समझा दिया जाएगा। अब आगे देखो, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, किसके अनुसार? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की मान्यता है कि यहां पर प्रस्तर युगीन मानव रहता था। ये याद रखना, मोस्ट माना या आरएस में पूछा जा चुका है कि प्रस्तर युगीन मानव कहाँ, प्रस्तर युगीन मानव का संबंध किस सभ्यता से माना गया है? तो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, यानी डॉक्टर जो गोपीनाथ शर्मा है ये इनकी मान्यता है कि यहाँ प्रस्तर युगीन मानव रहता था। इस ताम्र युगीन सभ्यता में लोहे की एक भी वस्तु नहीं मिली। ये मोस्ट माना, एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि आहड़ संबंधी तथ्यों में से कौन सा सत्य नहीं है, तो वहां पर आता है कि लोहा की वस्तु मिली थी। तो यहां से लोहा की एक भी वस्तु नहीं मिली थी, ये याद रखना। अब देखो, आहड़ सभ्यता के उत्तर खननकर्ता अक्षय कीर्ति व्यास हैं, आर.सी. अग्रवाल हैं, रतन चंद्र अग्रवाल हैं, और प्रोफेसर हंसमुख धीरज लाल सांकलिया यानी एच.डी. सांकलिया है। अब यहाँ पर जो स्थानीय लोगों के द्वारा जो इस टीले को धूलकोट नाम दिया गया था, स्थानीय लोगों के द्वारा इस टीले को क्या नाम दिया गया था? धूलकोट नाम दिया गया था। तो धूलकोट टीले का आकार है 1500 × 500 × 5 वर्ग था। ठीक है, आगे देखो, यहां से उत्खनन से सिद्ध होता है कि आहड़ सभ्यता अति प्राचीन, याद रखना, अति प्राचीन और सुविकसित सभ्यता है। ये मोस्ट माना। उत्खनन से यहाँ पर जो सामग्रियां मिली है उन सामग्रियों से यह अनुमान लगाया जाता है कि ये अति प्राचीन और सुविकसित थी। अब देखो, कार्बन 14 प्रणाली की बात करें तो कार्बन 14 प्रणाली के अनुसार इस सभ्यता का जो काल है 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व है। आरएस में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। यानी कार्बन प्रणाली के अनुसार इस सभ्यता का काल है 2000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व मानी जाती है, और ये सभ्यता 4000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। ये भी याद रखना, कितने वर्ष पुरानी मानी जाती है? 4000 वर्ष पुरानी ये सभ्यता मानी जाती है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, किसके अनुसार? गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि 10वीं और 11वीं शताब्दी में इसे आधारपुरे या आधार दुर्ग कहा गया था। देखो, इसे आघाटपुर और आघाट दुर्ग भी कहा जाता है, लेकिन गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इसे आधारपुर और आधार दुर्ग कहा गया है। शर्मा और पावा तथा डॉक्टर दशरथ शर्मा बताते हैं
और गोपीनाथ शर्मा की जो बुक है उसमें भी बताया गया है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा बताते हैं कि 10वीं-11वीं शताब्दी में इसका नाम था आधारपुर या आधार दुर्ग, और इसे आघटपुर भी कहा जाता है, ये भी याद रखना, या आघाट दुर्ग भी कहा जाता है। तो यहां तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आगे देखो, ये जो सभ्यता है, देखो ये सभ्यता कच्छ की घाटी की ओर विस्तृत हुई, यानी इसका विस्तार कच्छ की घाटी गुजरात तक भी था, और मालवा और सौराष्ट्र, याद रखना कच्छ की घाटी कहां पर है, गुजरात, मालवा और सौराष्ट्र में इसका संपर्क हुआ। इसका में क्या पता चला कि यहां पर इसका विस्तार था, उसका पता चला था सूरकोटड़ा में जो खुदाई हुई थी गुजरात में। गुजरात की जो सूरकोटड़ा सभ्यता है, यहां पर खुदाई पर जो सामान मिला था ये यहाँ की सभ्यता के समान था, यहाँ के समान संस्कृति पाई गई थी। इस कारण ये पुष्टि होती है कि आहड़ जो सभ्यता है इसका जो विस्तार था ये कहाँ तक था, गुजरात में कच्छ है, मालवा और सौराष्ट्र तक इसका संपर्क हुआ, जिसका उल्लेख मिला है सूरकोटड़ा की खुदाई में। याद रखना, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अब देखो इसके जो नगर बताए थे उनमें जो गिलुंड है राजसमंद में, ये आहड़ सभ्यता का सबसे महान केंद्र माना जाता है। मैं ये बता रहा हूं कि आरपीएससी का आगे विचार यहां से बन सकता है, क्योंकि आहड़ सभ्यता के जो क्षेत्र है वो पूछे जा रहे हैं कि किन किन क्षेत्रों में इनका विस्तार था। यानी जो आहड़ सभ्यता है इनके बारे में ये प्रश्न बनाया जा रहा है कि आहड़ संस्कृति या आहड़ सभ्यता का जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ था। मैंने आपको बताया था, कहाँ पर बताया था, एक तो देखो मरमी क्षेत्र बताया था। कौन सा क्षेत्र बताया था, मरमी। ये मरमी क्षेत्र कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। मैंने बताया था कि यहाँ से मरमी जो चित्तौड़गढ़ है यहाँ से भी आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले। इनके साथ मैंने आपको बालाथल बताया था, यानी बालाथल भी आहड़ संबंधी संस्कृति का अवशेष है। भगवानपुर और गिलुंड बताया था, गिलुंड और भगवानपुरा। इनके साथ रोजड़ी भी बताया था मैंने। तो देखो ये जो स्थल हैं, यानी ये भी याद रखना, इस सूरकोटड़ा भी मालवा सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र यहाँ पर भी मिले हैं, लेकिन नजदीकी था मरमी चित्तौड़गढ़, बालाथल, गिलुंड, भगवानपुरा और रोजड़ी। इनमें से ये जो गिलुंड है ये सबसे महान केंद्र था। यहां पर याद रखना दोस्तों, क्योंकि यहां से आरपीएससी प्रश्न बना सकती है, क्योंकि बार बार जो आरपीएससी है वो एक ही स्थान से प्रश्न बना रही है कि इनके आहड़ सभ्यता की संस्कृति के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो यहां से प्रश्न बन सकता है दोस्तों, यहां पर ध्यान रखना है। अब इनके अलावा देखो डॉक्टर स्वरूपराज प्रकाश गुप्त, डॉक्टर स्वरूपराज प्रकाश गुप्त ने आहड़ टीले यानी धूलकोट की बात करें की लंबाई 1600 फीट तथा ऊंचाई 50 फीट बताई है, आरएस में पूछा जा चुका है। कालीबंगा की सभ्यता की भांति आहड़ सभ्यता को भी दो कालों में विभाजित किया गया है, यानी कालीबंगा में भी दो भाग थे। प्रथम आहड़ से प्राचीन थी और द्वितीय आहड़ के समकालीन, यानी 5 स्तर मिले थे। आहड़ सभ्यता में 2 क्षेत्र और 5 स्तर मिले थे। तो इस सभ्यता को भी कालीबंगा सभ्यता में, देखो कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो 5 स्तर थे। कितने स्तर थे, और इनको 2 भागों में बांटा गया था। वैसे ही कालीबंगा सभ्यता की भांति आहड़ सभ्यता को भी 2 कालों में विभाजित किया गया है। नीचे के भाग को कालखंड 1 आ गया है, और ये जो कालखंड 1 है इसमें 3 स्तर याद रखना, तथा ऊपर के खंड को कालखंड 2 बताया गया, इसके भी 3 स्तर है। यानी देखो ध्यान से समझो, जो कालीबंगा है उसकी बात करें तो कालीबंगा जो सभ्यता है इसमें कितने स्तर हुए थे, 2 स्तर। कालीबंगा में कितने स्तर थे, 2 स्तर। और इस सभ्यता की बात करें तो इसमें भी 2 स्तर हैं, लेकिन कालीबंगा में 3 स्तर और 2 स्तर विभाजित थे। प्रथम की बात करें, देखो इसे समझो, यहां से इसे 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2 भागों में। इन 2 भागों को 5 स्तरों में
कितने स्तरों में? 5 स्तरों में। इन 5 स्तरों में से 2 स्तर हैं वो हड़प्पा पूर्व है और 3 स्तर हैं हड़प्पा कालीन। और इनके समान ही आहड़ सभ्यता की बात करें तो आहड़ सभ्यता भी कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। इन 2 भागों में से जो प्रथम स्तर है या प्रथम भाग में 3 स्तर हैं और द्वितीय भाग में भी कितने स्तर हैं? 3 स्तर है। ये याद रखना। इसके द्वितीय भाग में 3 स्तर और प्रथम भाग में 2 स्तर है, तो ये दोनों समान है। कालीबंगा भी 2 भागों में विभाजित किया गया है और आहड़ सभ्यता को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में। यहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अब समझो इसे, देखो, यानी कालीबंगा की सभ्यता की भांति आहड़ सभ्यता को भी 2 कालों में विभाजित किया गया है। नीचे के भाग को कालखंड 1 तथा ऊपर के खंड को कालखंड 2 कहा गया। इन दोनों खंडों को भी 3-3 स्तरों में विभाजित किया गया। आगे देखो अगला, प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया ने, याद रखना, प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया ने धूलकोट, स्थानीय लोगों के द्वारा यह नाम दिया गया था, नामक टीले के उत्खनन के लिए 14 खाइयां खोदी थी। यानी 14 स्थान है वहां पर खाइयां खोदी गई थी। इस टीले के विभिन्न स्थलों पर डाली गई। इनमें से केवल 2 ही ऐसे स्थल हैं जहां पर खुदाई की गई थी, खाइयां खोदी गई थी, जिनसे ऐतिहासिक काल की वस्तुएं नहीं मिली। मोस्ट मानना प्रश्न आ सकता है कि एच.डी. सांकलिया ने जो धूलकोट स्थान है वहां पर 14 स्थानों पर जो खुदाई की, उनमें से 2 स्थान ऐसे हैं जहां से ऐतिहासिक काल की वस्तुएं नहीं मिली है। बाकी 12 स्थान से ऐतिहासिक काल की वस्तुएं मिली हैं। याद रखना, 2 स्थान 14 में से कितने स्थान? 12 स्थान पर ऐतिहासिक कालीन वस्तु मिली और 2 स्थान पर नहीं मिली है। ये याद रखना दोस्तों, यहां से प्रश्न बन सकता है। आगे देखो, आहड़ में भवन कालीबंगा की अपेक्षा छोटे बनाए जाते थे। यहां पर देखो, कालीबंगा और आहड़ में समानता से प्रश्न बन सकता है। याद रखना, आहड़ में जो भवन थे कालीबंगा की अपेक्षा छोटे बनाए जाते थे। आहड़वासी शिष्ट, देखो ये शिष्ट पत्थर है, चकमक पत्थर था, चमकीला पत्थर था, यानी चमकक पत्थर था। शिष्ट नामक पत्थर को काम में लेते थे। मकानों का फर्श चिकनी काली मिट्टी से बनाई जाती थी। आहड़वासी छतों में बांस और लकड़ी की बल्लियों का प्रयोग करते थे। ठीक है, चकमक पत्थर, ये याद रखना, चकमक पत्थर आ सकता है। या शिष्ट पत्थर आ सकता है। ये याद रखना, इन दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। तो चकमक पत्थर जिसका नाम था शिष्ट पत्थर, कोई चकमक पत्थर कहा जाता था क्योंकि ये पत्थर चमकता था। तो आहड़वासी अपने जो भवन बनाते थे उसमें शिष्ट पत्थर या चकमक पत्थर का प्रयोग करते थे। प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया का कहना है कि मकानों के भग्नावशेषों यहां तक कि प्रमाणित करता है जो पुराने मकान थे उन पर ही वो नए मकान बनाते थे। जहां पर पहले मकान बने हुए थे ना, वहां पर ही नए मकान बनाते थे। चूल्हे पर तो मनुष्य की हथेली की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसका मतलब वहां पर जो चूल्हे बनाए जाते थे उन पर लेप किया जाता था। तो क्या कहा, यानी कि चूल्हे पर तो मनुष्य की हथेली की छाप स्पष्ट रूप से दृष्टव्य होती है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि चूल्हे मिट्टी से पोते जाते थे। आगे देखो,
आहड़वासी भी कालीबंगा लोगों की भांति अपने जीवन की वस्तुओं का रखरखाव के लिए मर्द भांडू का प्रयोग करते थे। देखो आहड़ और कालीबंगा की समानता संबंधी प्रश्न बन सकता है। विभिन्न शैलियों से बनाए हुए मर्द भांडू को उल्टी तपाई मोस्ट माना वेरी। उल्टी तपाई का प्रयोग किस सभ्यता से संबंधित है? तो उल्टी तपाई का प्रयोग आहड़ सभ्यता से संबंधित है, याद रखना। यहां से प्रश्न बन सकता है। आगे देखो, जो आहड़ सभ्यता है, आहड़ सभ्यता से प्राप्त मर्द भांड, देखो एक तो कटोरे व तस्तरियां मिली, यानी यहां से कटोरा मिला है और तस्तरी मिली है। इनके साथ साथ एक लोटा मिला है, तसला मिला है, गहरा कटोरा मिला है, ढक्कन मिला है, हैंडल वाले बर्तन मिले हैं जो पकड़े जाते हैं, ऊंची गर्दन वाले घड़े मिले हैं। इनके साथ साथ देखो, दैनिक उपयोग के अलावा अन्य मिट्टी के पुरातात्विक उपकरण कौन कौन से मिले हैं? किस सभ्यता से? कालीबंगा सभ्यता से, सॉरी आहड़ सभ्यता से। एक तो सिर खुजलाने का यंत्र मिला है, ये याद रखना, सिर खुजलाने का यंत्र, ये प्रश्न आ चुका है, आप पेपर उठाकर देखना। जो अधीनस्थ है उन्होंने ये प्रश्न पूछ चुका है कि सिर खुजलाने का यंत्र, यानी ये पक्की ईंटों से, किन ईंटों से बना था? पक्की ईंटों से निर्मित था। किन ईंटों से निर्मित था? पक्की ईंटों से ये बनाया जाता था। सिर खुजलाने का यंत्र किस सभ्यता में मिला है? आहड़ सभ्यता में। मनके मिले हैं, यहाँ पर नारी की मूर्तियां मिली है। देखो नारी की यहाँ पर 2 मूर्तियां मिली थी, उनमें से दोनों मूर्तियों में सिर नहीं है, लेकिन अनुमान लगाया गया था वेशभूषा के आधार पर कि ये नारी की मूर्तियां हैं। तो मनके मिले हैं, नारी की मूर्तियां मिली है, कर्णाभूषण कान के आभूषण मिले हैं। इनकी संख्या 27 है। जो कान के आभूषण मिले हैं ना, इनकी संख्या कितनी है? 27। उनमें से प्रथम जो 21 है ये प्रथम काल के हैं, बाकी 6 द्वितीय काल के हैं। यहां से प्रश्न बन सकता है। बेल मिला है, झावा इत्यादि मिले। अन्य उपकरणों में देखो, अन्य उपकरणों में पूजा की थाली मिली है, धातु गलाने के यंत्र, ये भी मोस्ट मानना, धातु गलाने के यंत्र, खिलौने मिले हैं, बेल की मूर्तियां मिली है। और ये फैक्ट याद रखना, यहां से एग्जाम में प्रश्न बन चुका है कि आहड़ सभ्यता से क्या प्राप्त नहीं हुआ है? अश्व प्राप्त, अश्व की कोई मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है। ये विशेष याद रखना दोस्तों, यहां से प्रश्न बन सकता है। इनके अलावा दीपक मिला है, दीपक कितने मिले हैं? 6। गोलियां मिली हैं, गोलियां कितनी मिली हैं? 54 मिली है, ये याद रखना। तो अश्व यहां पर नहीं मिला है, लोहा नहीं मिला है, ये याद रखना। एक तो अश्व नहीं मिला है, अश्व की कोई मूर्ति, और लोहा, यहां पर लोहा का कोई उपकरण नहीं मिला। ये दोनों याद रखना, यहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। आगे देखो, यहां पर देखो मानवाकृति मिली है। तो मानवाकृति के बारे में बात करें तो यहां से अभी तक उत्खनन से 4 मूर्तियां मिली है। मैंने पीछे बताया था कितनी मूर्तियां मिली हैं? 4। इनमें से तो 2 तो स्पष्ट रूप से नारी मूर्तियां हैं। 2 तो किन की मूर्ति हैं? नारियों की। एक है पुरुष की मूर्ति है, और चौथी मूर्ति अभी तक संदिग्ध है, पुरुष की है या महिला की, इसका कोई स्पष्ट ध्यान नहीं चला है। तो यहाँ पर कितनी मूर्तियां मिली हैं? 4 मूर्तियां मिली है। नारी मूर्तियों के सिर तो गायब हैं, यानी उनका मस्तिष्क या सिर नहीं है, परंतु वेशभूषा से स्पष्ट होता है कि यहाँ ये मूर्तियां किनकी हैं? नारियों की हैं। दोस्तों यहाँ से याद रखना मेरे छोटे भाई बहनों, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। इनके साथ साथ देखो यहाँ पर पहिए मिले हैं। कालीबंगा की बातें, यहाँ पर भी माल लाने और ले जाने के लिए बैलगाड़ियों का प्रयोग किया जाता था मोस्ट। अब यहाँ से ताम्र उपकरण कौन कौन से मिले हैं? देखो तांबा की कुल्हाड़ी मिली है। आपको पता है कि 8 स्तर में जो चौथा स्तर था, कौन सा स्तर था? चतुर्थ स्तर। वहां पर 2 तांबे की क्या मिली थी? कुल्हाड़ियां मिली हैं। छल्ले मिले हैं, कितने मिले हैं? 6 छल्ले। चूड़ियां मिली हैं, 3 चूड़ियां। चाकू केवल 1 मिला है। सुरमे की सलाई यानी चश्मे की सलाई मिली है। ये ताम्र उपकरण है, ये याद रखना। तो दोस्तों आज हमने आहड़ सभ्यता को कंप्लीट कर लिया है। कल हमें जो गणेश्वर सभ्यता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और इन सभ्यताओं से संबंधित जो प्रश्न हैं, हर सभ्यता से देखो, हर जो भी सभ्यता
हम पढ़ा रहे हैं उनसे लगभग 50 क्वेश्चन मैं अपनी टेस्ट सीरीज में डाल रहा हूँ। लगभग 50 क्वेश्चन, हर टॉपिक से 50 प्लस ही रहेंगे, कम नहीं रहेंगे। तो ये जो 50 प्लस प्रश्न हैं, इनके अलावा यानी इनसे संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं, ये मैंने तैयार कर लिए, टेस्ट सीरीज में डाल दूंगा। और आप टेस्ट देते रहिए साथ ही साथ नोट्स उतारते रहिए। और कोई भी यदि आपको गुमराह करे तो उस पर ध्यान मत दो। हमारा लक्ष्य है केवल होली तक आप मेरे साथ रहो, और होली के बाद आप किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना। यदि 60 प्लस अंक नहीं आते तो मेरी वो फुल गारंटी है। आप यदि मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ रहे हो तो हमारा लक्ष्य है सेकंड ग्रेड केवल होली तक मैं आपको 60 प्लस का लक्ष्य निर्धारित करके दे दूंगा। और उसके बाद में आपकी मेहनत जितनी ज़्यादा होगी उतने ही आपके ज़्यादा अंक आते जाएंगे। दोस्तों, कोई भी समस्या हो मुझे बेझिझक कॉल कीजिए, मैं उसका निस्तारण करूँगा। और आप जैसे चाहोगे वैसे मैं आपको अच्छी तैयारी कराऊंगा। आप इनको उतारिए और ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो। धन्यवाद। राम राम। जय हिंद।